नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन गुरुवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 8 जनवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सर्द हवाओं से कांपा हरियाणा, पहाड़ों से आ रही ठंडी हवाएं, कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। वेदांता ग्रुप के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के बेटे का निधन, अमेरिका में स्कीइंग के दौरान घायल हुए थे। अग्रवाल ने लिखा, जीवन का सबसे अंधकारमय दिन। हरियाणा में अनुसूचित जाति वर्ग के छात्रों को मिलेगी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, इस तारीख तक करें आवेदन। हरियाणा में गौशालाओं को मिलेगी 2 रुपये प्रति यूनिट बिजली, एक ही रजिस्ट्रेशन पर उसकी शाखाओं को भी मिलेगा फायदा, पहले कॉमर्शियल चार्ज लगता था। हरियाणा में ग्राम सभा की बैठक के नियमों में बदलाव हुआ, प्रस्ताव पास कराने के लिए इतने लोगों की अब हाजिरी होगी जरूरी। हरियाणा में बजट से पहले विधायकों को नए साल का तोहफा, विकास कार्यों के लिए मिलेगी बड़ी धनराशि। हरियाणा में सुपरिटेंडेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी, इस तारीख तक करें आवेदन। हरियाणा में जनवरी में होंगे प्री बोर्ड एग्जाम, अलग से मिलेगी आंसर शीट। हरियाणा में किसानों को मिलेगी मौसम की सटीक जानकारी, इस जिले में स्थापित होने जा रहा है ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले की तैयारियों ने पकड़ा जोर, मेले का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन। हरियाणा में तकनीकी विकास को मिलेगा बढ़ावा, सरकार ने लॉन्च किया नया पोर्टल। और हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को दिया बड़ा झटका, कर्मचारियों के नियमितीकरण से इनकार करने वाले आदेश रद्द। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में शीतलहर के साथ सूखी ठंड ने लोगों को कपकपा दिया है। चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र यानी IMD के अनुसार 10 जनवरी तक इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, नूंह और पलवल में कोल्ड डे की चेतावनी जारी की गई है। उत्तर पश्चिमी हवाओं के कारण पहाड़ों से बर्फीली हवाएं मैदानों की तरफ आ रही हैं, जिससे कोल्ड डे जैसी स्थिति बनी हुई है। पिछले 2 दिनों से ठंडी हवाएं चलने के कारण प्रदेश में कोहरा कम हुआ है। नारनौल का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड और कोहरे का असर ट्रेनों पर भी दिखाई पड़ रहा है। हिसार में 3 ट्रेन और अंबाला कैंट आने वाली 18 ट्रेनें लेट रही। वहीं गुरुग्राम में 2 ट्रेनें कैंसिल रही। आज यानी 8 जनवरी को फिर से शीतलहर चलने की संभावना जताई गई है। 9 और 10 जनवरी को कोहरे से थोड़ी राहत मिल सकती है। विभाग ने बढ़ती ठंड और पाले की स्थिति को देखते हुए लोगों को गर्म कपड़े पहनने और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाए रखें। घर से बाहर निकलें तो अपने हाथ पांव को ढककर निकलें ताकि ठंड से बचाव हो सके। इसके अलावा वाहन चालकों को सावधानी पूर्वक वाहन चलाने की भी सलाह दी गई है। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के एक नए आदेश ने प्रदेश के सरपंचों की परेशानी बढ़ा दी है। सरकार द्वारा जारी नए नियम अनुसार अब किसी भी विकास योजना के लिए ग्राम सभा से पंचायत के प्रस्ताव को पास करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रस्ताव को पास करवाने के लिए ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों की 40% उपस्थिति होनी चाहिए। अब तक ग्राम सभा की बैठक में शामिल होने वाले लोगों की उपस्थिति का कोई नियम नहीं था। अब तक सरपंच गांव की विकास योजनाओं को लेकर कुछ लोगों को बुलाकर प्रस्ताव पारित कर सरकार के पास भेज देता था, लेकिन अब ग्राम सभा की बैठक के लिए नए नियम का पालन करना जरूरी होगा। नए नियम के मुताबिक बात करें तो अब यदि सरपंच को ग्राम सभा की बैठक में अपने प्रस्तावों को पारित कराना है तो ग्रामीणों की 40% उपस्थिति होनी चाहिए। यदि गाँव की जनसंख्या का आंकड़ा 4000 है तो ग्राम सभा की बैठक में 1000 आदमी मौजूद होने चाहिए। पहली बैठक में यदि 40% आदमियों की उपस्थिति नहीं रहती है तो फिर किसी दूसरे दिन बैठक बुलानी होगी और इसमें टोटल आबादी की 30% हाजिरी होनी चाहिए। यदि दूसरी बैठक में भी 30% लोग उपस्थित नहीं रहते हैं तो फिर तीसरी बैठक बुलानी होगी और इस बैठक में 20% आदमियों की उपस्थिति आवश्यक है। इससे कम आदमियों की उपस्थिति के बिना ग्राम सभा की बैठक का प्रस्ताव मान्य नहीं होगा। ग्राम सभा की बैठक में 20% आदमियों की उपस्थिति हर हाल में होनी चाहिए, चाहे बार बार बैठक ही क्यों न बुलानी पड़े। ग्राम सभा की बैठक में पंचायत सेक्रेटरी हर हाल में उपस्थित रहेगा। यदि जरूरत पड़ी तो किसी अन्य अधिकारी की ड्यूटी भी लगाई जा सकती है। हरियाणा शिक्षा विभाग की ओर से विद्यार्थियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि शिक्षा विभाग ने सुपरिटेंडेंट कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ये प्रक्रिया 9 फरवरी तक चलने वाली है। योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से तैयारी करवाई जाएगी। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। सुपरिटेंडेंट कार्यक्रम में वही विद्यार्थी भाग ले सकते हैं जो वर्तमान में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। इस परीक्षा के लिए विद्यार्थी के 9वीं कक्षा में 60% अंक होने चाहिए। लेवल 1 के लिए परीक्षा 11 फरवरी को आयोजित होगी। इस लेवल 1 परीक्षा में वस्तुनिष्ठ आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें
कुल 200 अंक का ये पेपर होने वाला है और 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का होगा। इसके अलावा पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। परीक्षा के सिलेबस की बात करें तो वह 8वीं, 9वीं और 10वीं कक्षा के गणित विषय पर आधारित होगा। लेवल 1 की परीक्षा का परिणाम 15 मार्च को घोषित किया जाएगा। तो वहीं लेवल 1 के आधार पर विद्यार्थियों को लेवल 2 के लिए चुना जाएगा। लेवल 2 की परीक्षा 2 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। हरियाणा सुपर 100 योजना मेधावी विद्यार्थियों को सफलता की दिशा में सही मार्गदर्शन प्रदान करेगी। विद्यार्थियों से अपील है कि वे पूरी दृढ़ निष्ठा एवं विश्वास के साथ पढ़ाई करें ताकि योजना का फायदा मिल सके। हरियाणा के सभी 90 विधायकों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। सीएम नायब सिंह सैनी ने प्री बजट की बैठक से पहले सभी विधायकों को नए साल का तोहफा दिया है। विधायकों को अपने विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्य पर खर्च करने के लिए जल्द ही 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि मिलने वाली है। इसके लिए सरकार ने सभी विधायकों से विकास कार्यों की सूची मांगी है। सरकार ने अनुरोध किया है कि सभी विधायक विकास कार्यों की प्राथमिकता सूची बनाकर विकास एवं पंचायत विभाग को जल्द से जल्द दें ताकि आवश्यक कार्यवाही शुरू की जा सके। विधायकों को पूरे साल के कार्यकाल में 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं। पहली किस्त व दूसरी किस्त में 1.5 करोड़ रुपए और तीसरी किस्त में 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें प्रावधान किया गया है कि अगली किस्त तभी जारी होगी जब पिछली किस्त की 70% राशि इस्तेमाल की जा चुकी होगी। यह राशि विधायकों को मिलने वाली अन्य राशि से अलग होगी। हरियाणा में अग्निवीरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। अग्निपथ योजना के तहत 4 साल की नौकरी करने वाले युवाओं के भविष्य को लेकर उठ रहे सवालों के बीच हरियाणा सरकार ने निर्णायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने देश में पहला ऐसा कदम उठाया है जिससे अग्निवीरों को सेवा के बाद स्थायी रोजगार और कैरियर सुरक्षा मिलेगी। हरियाणा सरकार में सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि अग्निपथ सिर्फ भर्ती योजना नहीं है बल्कि युवाओं को अनुशासन, नेतृत्व और राष्ट्र सेवा के संस्कार देने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। हरियाणा सरकार ने तय किया है कि 4 साल की सेवा अधूरी नहीं छोड़नी बल्कि सेवा समाप्त होने के बाद अग्निवीरों को सीधे सिविल कैरियर से जोड़ने का मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। इस नीति के तहत अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों, निगमों, बोर्डों और विभिन्न विभागों में प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। पुलिस, जेल और अन्य विभागों में अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की व्यवस्था की गई है। कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने बताया कि हरियाणा की सीमित जनसंख्या के बावजूद भारतीय सेना में हर 10वां सैनिक इस राज्य से है। हमारी सरकार का संदेश साफ है कि अग्निवीर की वर्दी उतरेगी लेकिन सम्मान, अनुशासन और रोजगार के अवसर हमेशा बने रहेंगे। हरियाणा सरकार प्रदेश के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने आम नागरिकों को नई योग्यताओं को सीखने एवं अपने हुनर को निखारने के लिए एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है। इसका मुख्य लक्ष्य ITI की लाइब्रेरी और वर्कशॉप की सुविधा आम आदमी के लिए उपलब्ध करवाना है ताकि आम जनता को भी इसका फायदा मिल सके। हरियाणा सरकार द्वारा यह अनोखी पहल आम जनता के लिए की गई है। पहले सिर्फ ITI के विद्यार्थी और स्टाफ इन सेवाओं को लाभ उठाते थे। अब आम आदमी भी इस सेवा का लाभ उठा सकेंगे। सरकार ने 2025-26 के बजट के दौरान इसकी घोषणा की थी। अब 5 जनवरी से इसे शुरू कर दिया गया है। इसके लिए कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण निदेशालय हरियाणा ने आम जनता के लिए पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब आम नागरिक ITI की वर्कशॉप और उसमें मौजूद इक्विपमेंट, टूल आदि का प्रयोग कर सकेंगे। आम जनता को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण एडवांस बुकिंग के जरिए करना होगा ताकि किसी को भी कोई समस्या उत्पन्न न हो। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ITI-haryana.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। इसके बाद ही ITI में मौजूद वर्कशॉप और लाइब्रेरी का लाभ उठा सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से उन लोगों के लिए एक विशेष फैसला दिया गया है जो दैनिक वेतन, कॉन्ट्रैक्ट और एडॉक आधार पर सालों से काम कर रहे हैं। यह कर्मचारी पिछले कई सालों से दैनिक वेतन, कॉन्ट्रैक्ट या फिर एडॉक आधार पर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ऐसे में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कर्मचारियों के हक में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया है। अदालत के इस फैसले से हरियाणा सरकार को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से कर्मचारियों के नियमितीकरण से मना करने वाले आदेशों को रद्द कर दिया गया है। कोर्ट द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि साल 1993, 1996, 2003 और साल 2011 की राज्य नीतियों के तहत सभी पात्र कर्मचारियों को नियमित किया जाए। यह आदेश भी दिया गया है कि नियमितीकरण से संबंधित सभी परिणामी बेनिफिट्स और लाभ 6% वार्षिक ब्याज सहित बकाया राशि 8 हफ्ते में जारी कर दी जाए। कोर्ट का यह निर्णय समान तथ्यों वाले सभी लंबित केसों पर लागू रहेगा। सालों तक जरूरी सेवाएं देने वाले कर्मचारियों को अनिश्चित काल तक अस्थायी बनाए रखना संविधान की भावना के अनुसार नहीं है। स्वीकृत पद न होने की दलील देने पर कोर्ट ने कहा कि राज्य काम लेता है तो पद सृजित करना भी उसकी जिम्मेदारी बनती है। हरियाणा में अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए एक सूचना जारी की गई है।
बता दें कि हरियाणा सरकार ने पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना और पीएम यशस्वी घटक 2 के माध्यम से पिछड़े वर्ग एवं विमुक्त जनजाति के छात्रों के लिए शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर दिए हैं। अधिवक्ता ने बताया कि छात्र पीएमएसएससी योजना के लिए अनुसूचित जाति और पीएम यशस्वी घटक 2 के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर विमुक्त जनजाति श्रेणी से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इसके अलावा छात्र की पारिवारिक वार्षिक आय की बात करें तो 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के योग्य छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना है, ताकि वे उच्च शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प चुन सकें और उनके रोजगार में वृद्धि हो सके। इस योजना का लाभ लेने के लिए योग्य छात्रों को शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 28 फरवरी तक NSP पोर्टल scholarship.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा में मौसम तंत्र प्रणाली को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। इसी कड़ी में पानीपत जिले के समालखा स्थित पानीपत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में जल्द ही एक आधुनिक ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन की शुरुआत होने जा रही है। बता दें कि यह परियोजना पुणे महाराष्ट्र में भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। पानीपत में आरंभ होने वाले ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन के जरिए तापमान, आर्द्रता, हवा की दिशा एवं गति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकेगी। इससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वेदर स्टेशन स्थापित होने से विशेष रूप से किसानों को फायदा पहुंचने वाला है, क्योंकि उन्हें मौसम की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी, जिससे कि उनकी फसलों को होने वाले संभावित नुकसान को कुछ हद तक कम किया जा सकेगा। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले का आयोजन शुरू होने जा रहा है। यह मेला 31 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पूरे देश में इस भव्य मेले को लेकर उत्साह का माहौल है। देश विदेश से अनेकों कलाकार एवं हस्तशिल्प मेले में अपने अपने कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले हैं। यह मेला भारतीय संस्कृति की पहचान है। इस भव्य मेले का उद्घाटन 31 जनवरी को उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन करेंगे। मेले में उत्तर प्रदेश और मेघालय को थीम राज्य के रूप में चुना गया है, तो वहीं मिस्र को पार्टनर कंट्री बनाया गया है। मेले को आकर्षक बनाने के लिए मुख्य चौपाल में पत्थर लगाने का कार्य लगभग अंतिम चरण पर है। मेले को लेकर तैयारियां लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। मेले में हट्स पर लिपाई पुताई का कार्य भी जारी है। मेला परिसर को सजाने का कार्य भी शुरू हो चुका है। मेले को देखने लगभग 12 लाख से अधिक पर्यटक आते हैं। छुट्टी के दिनों में भीड़ भाड़ बढ़ जाती है। इसके लिए रास्तों को चौड़ा किया जा रहा है, ताकि इस समस्या से निपटा जा सके और पर्यटकों को समस्या का सामना न करना पड़े। असंगठित श्रमिकों के कल्याण हेतु केंद्र की मोदी सरकार कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत कामगारों को पेंशन का लाभ दिया जा रहा है। यदि 3,000 रुपए पेंशन चाहिए तो हर महीने कम से कम 55 रुपए का निवेश करना होगा। कामगार की ओर से जितना निवेश किया जाएगा उसी हिसाब से पेंशन की राशि मिलेगी। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का उद्देश्य देश के असंगठित श्रमिकों, जिनमें रेहड़ी पटरी वाले, कूड़ा बीनने वाले, रिक्शा चालक, निर्माण स्थल पर कार्य करने वाले श्रमिक, दिहाड़ी मजदूर, कृषि श्रमिक, घरेलू कामगार, बुनकर, कारीगर, मछुआरे, चमड़ा कामगार आदि आते हैं। इस योजना के लिए पात्रता मानदंड की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच आयु होनी चाहिए और मंथली इनकम 15,000 रुपए या फिर उससे कम होनी चाहिए। आवेदनकर्ता कर्मचारी भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत कवर नहीं होना चाहिए। वहीं टैक्स पेयर्स और किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ उठा रहे व्यक्ति को भी इस योजना में शामिल नहीं किया जाएगा। योजना के लिए आवेदन करते समय आपको आधार कार्ड, IFSC कोड सहित बचत बैंक अकाउंट या जनधन खाता विवरण और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना जरूरी होगा। पारिवारिक पेंशन का लाभ पति या पत्नी में से किसी एक को मिलेगा। पात्र श्रमिक CSC सेंटर या मानधन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हिसार में क्लर्क के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ये भर्तियां संविदा आधार पर 6 महीने के लिए होने जा रही हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक हैं वे अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए महिला या पुरुष उम्मीदवार का स्नातक पास होना जरूरी है। उम्मीदवार को कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए तथा अंग्रेजी टाइप में 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। आवेदक के पास 10वीं कक्षा में हिंदी विषय रहा हो। कोई भी आवेदक शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 42 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 20 जनवरी है। सैलरी 25,500 रुपए पर मंथ मिलेगी।
कर्तव्य पथ पर इस बार हरियाणा की झांकी नहीं दिखेगी। प्रदेश सरकार ने हिसार स्थित राखीगढ़ी का प्रस्ताव भेजा था, मगर रक्षा मंत्रालय ने नियमों का हवाला देकर हरियाणा के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। हालांकि इससे पहले लगातार 4 साल हरियाणा की झांकी कर्तव्य पथ पर दिखती आ रही है। उससे पहले साल 2015 व 2017 में भी हरियाणा की झांकी ने सबका ध्यान खींचा था। 77वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर रक्षा मंत्रालय ने 17 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों को गणतंत्र दिवस परेड के लिए स्वीकृति दी है। प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि सभी राज्यों को उनकी झांकियां प्रदर्शित करने का मौका मिले, इसलिए एक रोटेशन पीरियड तय किया गया था। इस बार उन प्रदेशों को मौका दिया गया है जिनकी कुछ सालों से झांकियां कर्तव्य पथ पर नहीं दिख रही थी। पिछले 10 सालों में हरियाणा की 6 बार झांकियों ने कर्तव्य पथ की शोभा बढ़ाई है। साल 2015 में सुल्तान बर्ड सेंचुरी, साल 2017 में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 2022 में हरियाणा नंबर 1 स्पोर्ट्स और 2023 में इंटरनेशनल गीता महोत्सव के साथ साथ साल 2024 में मेरा परिवार मेरी पहचान और 2025 में यानी पिछले साल समृद्ध हरियाणा विरासत व विकास की थीम पर झांकी प्रदर्शित की गई थी। नई व्यवस्था की वजह से हिमाचल प्रदेश की 5 साल बाद गणतंत्र दिवस के मौके पर झांकी देखने को मिलेगी। साल 2020 के बाद से गणतंत्र दिवस परेड के लिए हिमाचल प्रदेश की झांकी का चयन नहीं हो पाया था। वहीं पंजाब की भी झांकी को केंद्र सरकार ने अब की बार मंजूरी प्रदान की है। गुरु तेग बहादुर की शहादत की भव्य झांकी इस बार देखने को मिलेगी। हरियाणा में गौशालाओं को अब सस्ती दरों पर बिजली मिलेगी। हरियाणा गौ सेवा आयोग में पंजीकृत गौशालाओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। इसी के साथ एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग अलग स्थानों पर स्थित गौशालाओं को अलग अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे। इसको लेकर दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम यानी DHBVN ने सर्कुलर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के बाद यह आदेश जारी किया गया है। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि पुराने शुल्क की शेष राशि राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा की जाएगी। बता दें कि पहले गौशालाओं को कॉमर्शियल यूनिट चार्ज के हिसाब से 6 से 8 रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली मिलती थी। अब बाकी की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक बिजली खपत पर ही दी जाएगी। रियायती टैरिफ का लाभ केवल उन्हीं गौशालाओं को मिलेगा जो हरियाणा गौ सेवा आयोग में विधिवत पंजीकृत होंगी। सभी कनेक्शन मीटर आधारित होंगे और गौशाला के अतिरिक्त किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयुक्त बिजली पर यह रियायती दर लागू नहीं होगी। हरियाणा में पंजीकृत 1000 तक पशुओं वाली सभी गौशालाओं को 1-1 और 1000 से अधिक पशुओं वाली गौशालाओं को 2-2 ई-रिक्शा देने का भी निर्णय लिया गया है। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स तकरीबन 102 अंक की गिरावट के साथ 84,961 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 37 अंकों की गिरावट रही और ये 26,140 के स्तर पर बंद हुआ। ऑटो, बैंकिंग और FMCG शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। चांदी के दाम ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं। 1 किलोग्राम चांदी का दाम 4,850 रुपए बढ़कर 2,48,000 रुपए पर पहुंच गया है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव की बात करें तो 15 रुपए बढ़कर 1,36,615 रुपए पहुंच गया है। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 1,25,194 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। बता दें कि चीन जैसे देश अपने रिजर्व बैंक में सोना भर रहे हैं और ये साल भर में 900 टन से ज्यादा की खरीदारी कर रहे हैं, इसलिए दाम ऊपर जा रहे हैं। वहीं चांदी में तेजी की बात करें तो सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और EV में भारी इस्तेमाल हो रहा है। चांदी अब सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि जरूरी कच्चा माल बनता जा रहा है। अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही है। ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें ऊपर चढ़ी हैं। चांदी की डिमांड में अभी तेजी है, जिसके आगे भी तेजी बने रहने का अनुमान विशेषज्ञों ने जताया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।